हिंद मेरे प्यारे साथियों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानगढ़ पर। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 तक 7 चरणों में होने हैं। तो साथियों, चुनाव के दौरान आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने में मिलती है और वो क्या है, वो है आपकी आचार संहिता। कि हम कहीं भी आप चले जाइए, वहाँ बातचीत होती है कि जो आचार संहिता लग गई, आचार संहिता लग गई। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि आचार संहिता होती क्या है? क्या इसका जो मतलब है और क्या-क्या इसमें जो चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों को और राजनीतिक दलों को क्या-क्या रेस्ट्रिक्शन, क्या-क्या जो प्रतिबंधित जो चीज़ें की गई हैं, उसके बारे में आज हम एक छोटी-सी एक स्लाइड या आपकी छोटी-सी एक टॉपिक लेकर जो आपके सामने पेश हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी सरल भाषा में आपको आचार संहिता के बारे में मैं आज पूरे व्याख्यान आपको जो दूँगा। तो साथियों, बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं कि आचार संहिता होती क्या है। मेरे प्यारे साथियों, इसको आचार संहिता यानी कि आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो चुनाव आयोग जब चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है, तो उसी दिन से जो आदर्श आचार संहिता भी जो लागू हो जाती है। लेकिन होता क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? मेरे प्यारे साथियों, होती क्या है? ये क्या है, चुनाव से पूर्व जितने भी राजनीतिक दल हैं, चुनाव से पूर्व जितने राजनीतिक दल हुए, उम्मीदवार हुए, उनको एक नियंत्रण करना, उनको विनियमित करने के लिए आचार संहिता लागू की जाती है। उनको नियंत्रण या उनको विनियमित कैसे करते हैं, वो चीज़ हम देखते हैं। साथियों, इसको जो है जारीकर्ता कौन है? जारीकर्ता भारत का चुनाव आयोग। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो श्री राजीव कुमार जी हैं। तो इसको जारी करता है भारत का चुनाव आयोग। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका उद्देश्य क्या है? क्यों ये लागू होती है? क्या इसका मतलब होना चाहिए? तो इसको समझते हैं। साथियों, इसका जो उद्देश्य है, वो चुनाव आयोग की पूरी हरसंभव प्रयास रहता है कि वो चुनावों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से कराए और चुनावों में राजनीतिक दल या उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले धन बल के प्रभाव को रोक दे। तो इसलिए आचार संहिता के नियमों का जो उल्लंघन करते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है और चुनाव आयोग सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए जाना भी जाता है। जैसे इसमें क्या-क्या नियम हैं साथियों, कि भाषण यानी कि जो भी उम्मीदवार, ये राजनीतिक दल किसी का भी हो, वो भाषण में एक अपनी मर्यादा रखेगा और किसी भी अन्य उम्मीदवार के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी या उसके परिवारजनों के ऊपर कोई भी ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करेगा, जिससे उसके जो मान-सम्मान को कोई ठेस पहुँचे। दूसरा मेरे साथियों क्या है, मतदान दिवस। इसमें क्या होता है कि मतदान दिवस पर जो हम देखते हैं कि जो पोलिंग बूथ होते हैं, पोलिंग बूथ के आस-पास यानी कि 100 मीटर के दायरे में जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर कोई भी ऐसी क्रियाकलाप नहीं किए जा सकते कि जिससे कि आचार संहिता का उल्लंघन हो और 100 मीटर के दायरे से बाहर ही पब्लिक को जो आने से उनके वाहनों को रोक दिया जाता है। और तो इस तरीके से जो मतदान दिवस होता है, उसमें मतदान केंद्रों के पास 100 मीटर के दायरे के आस-पास जो प्रतिबंधित चीज़ों को कर दिया जाता है। दूसरा होता है चुनाव घोषणा पत्र सामग्री। जैसा कि हमको देखने के लिए मिलता है कि विभिन्न राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए बहुत सारे जो चुनाव घोषणा बहुत सारे ऐसे घोषणा पत्र निर्गत करते हैं जो आचार संहिता के विपरीत होते हैं। चुनाव आयोग ऐसी चीज़ों को ऐसे घोषणा पत्रों को जो मनाही करता है कि आचार संहिता लागू और आप इन चीज़ों के लुभावनी ऐसी कोई चीज़ें घोषणा पत्र में अंकित नहीं करेंगे, जिससे कि आचार संहिता का जो उल्लंघन हो। अगला हम क्या है मेरे साथियों, मतदान केंद्र आपका हो गया, मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के आस-पास की जो चीज़ें हैं, वो वहाँ प्रतिबंधित 100 मीटर के आस-पास प्रतिबंधित कर दी जाएँ। अगला है जुलूस, यानी कि कोई भी ऐसा जो जुलूस आप इतने इकट्ठे उसके जनसमूह के साथ नहीं निकालेंगे, जिससे कि किसी दूसरे मोहल्ले, किसी दूसरे गली या किसी अन्य लोगों को आपत्ति हो और यहाँ कोई ऐसा कार्य प्रभावित हो कि जिससे आदर्श आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन हो। दूसरा है कुछ सामान्य आचरण है, उनको जो नियंत्रण करने के लिए आपका चुनाव आयोग जो है, ये चीज़ें क्या दिशा निर्देश इनके बारे में जारी करता है। दोस्तों, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में समझते हैं कि आदर्श आचार संहिता कहाँ से शुरू हुई? क्या अभी से शुरू हुई है? क्या ये पूर्व से ही चली आ रही है? दोस्तों, बात करते हैं 1960 में। 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी केरल से। लेकिन आप कहेंगे केरल से शुरुआत, राज्य से क्या शुरुआत होगी? दोस्तों, एक पृष्ठभूमि तैयार हुई थी वहाँ पर कि 1960 में केरल से शुरुआत हुई। उसके बाद में धीरे-धीरे चला है और टाइम पीरियड आते-आते 179 यानी 1979 में क्या हुआ कि राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई चुनाव आयोग ने और राजनीतिक दलों की बैठक बुलाने के बाद उनसे जो आम सहमति वहाँ पर व्यक्त की राजनीतिक दलों और चुनाव
आयोग के बीच में। और वहाँ पर अक्टूबर 1979 जो आम चुनाव हुए थे उसमें पहली बार, ध्यान रखना पॉइंट को, अक्टूबर 1979 जो आम चुनाव हुए थे उसमें पहली बार जो आचार संहिता लागू हुई थी। दोस्तों इसके बाद में उस समय जो लागू हुई थी उस समय काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। जो राजनीतिक दल थे, राजनीतिक दल हो यानी कि केंद्र सरकार हो, उनका कहना था कि जो आचार संहिता है जो अधिसूचना जारी होने के बाद से ही लागू होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग इसके पक्ष में नहीं था। चुनाव आयोग का कहना था कि जो आचार संहिता है वो जब हमारे लोकसभा या राज्यसभा जो सॉरी लोकसभा, राज्य विधानसभा के जो चुनाव है, जब उनकी तिथि जो लागू हो जाती है तभी से आचार संहिता लागू होनी चाहिए। काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, 1991 विस्तार भी हुआ। लेकिन धीरे-धीरे इतनी बातें सुप्रीम कोर्ट में पहुँची, होते करते आपका वहाँ से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। होते करते हुआ क्या कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर जो अपना डिसीजन सुनाया और उसके बाद से ही आपका 1991 में जो विस्तार करने के बाद में सबसे पहले 16 अप्रैल 2001 तारीखों का ध्यान रखिए, 16 अप्रैल 2001 को चुनाव की जो तारीखों की घोषणा लागू होने से ही आचार संहिता को मानने के लिए चुनाव आयोग को ने जो नोटिस निर्गत कर दिया गया। अब उसके बाद में देखते हैं कि इसमें दोस्तों नियम क्या-क्या है। दोस्तों जैसा कि हम बता चुके, जो राजनीतिक दल या जो उम्मीदवार हैं उनके लिए चुनाव आयोग ने काफ़ी प्रतिबंधित चीज़ें का प्रतिबंध लगाया हुआ है। उनमें क्या-क्या प्रतिबंध है, कुछ महत्व नियम बहुत है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नियम जो आपके आपको देखने के लिए मिलते हैं, आपके जो आम जीवन में जो आपके ज़रूरी के हैं वो आप जो एक बार देख लीजिए। दोस्तों जैसे कि कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी उम्मीदवार हो, किसी भी वोटर्स को एक जाति, धर्म इनके आधार पर वोट नहीं माँगेगा। आपने देखा होगा कि कोई भी उम्मीदवार या कोई भी राजनीतिक दल किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि धार्मिक स्थलों पर चुनाव का प्रचार नहीं कर सकता। दूसरा क्या है दोस्तों कि कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी उम्मीदवार हो, ऐसा कोई भी वक्तव्य अपना नहीं देगा जिससे कि चुनाव में लोगों के बीच घृणा या तनाव का जो माहौल है वो पैदा हो। दूसरा क्या है कि कोई भी उम्मीदवार या कोई भी राजनीतिक पार्टी का जो कोई भी कैंडिडेट या सदस्य है, वो कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं देगा कि किसी दूसरे उम्मीदवार के परिवार पर या किसी दूसरे उम्मीदवार की व्यक्तिगत जीवन पर कोई ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी हो जिससे कि उसमें तनाव का माहौल या उसके जो मान-सम्मान को कोई ठेस पहुँचे। अगला क्या है दोस्तों कि मतदाताओं को धमकाना, मतदाताओं को घूस देना या उनको कोई ऐसा लालच देना कि वो वोट उनके फ़ेवर में डालें, ऐसी सब चीज़ों के लिए चुनाव आयोग के द्वारा आदर्श आचार संहिता मनाही की गई है। अगला क्या है दोस्तों कि जो मतदान जब हमारे समाप्त हो जाते हैं, तो उनके 48 घंटे के बाद, यानी 48 घंटे तो मतदान समाप्त होने की तिथि से 48 घंटे तक कोई भी उम्मीदवार या कोई भी राजनीतिक दल का सदस्य ऐसी कोई सार्वजनिक सभा का आयोजन नहीं करेगा। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को कहते हैं इलेक्शन साइलेंस, यानी कि भाई उम्मीदवार और मतदाताओं दोनों के बीच में काफ़ी अपना वाद-विवाद या काफ़ी अपना कम्युनिकेशन हुआ, तो अब 48 घंटे भाई शांत बैठ जाओ, अब 48 घंटे तक कोई भी चीज़ें नहीं होंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्शन साइलेंस। अगला क्या है दोस्तों कि जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी तो किसी दीवार, कोई पोस्टर, ऐसी जो राजनीतिक दल का हो, किसी भी जो पार्टी का हो, किसी भी उम्मीदवार का हो, वो किसी भी दीवार या कोई ऐसा पोस्टर बैनर जो है वो जहाँ भी लगे हैं उनको क्या है, हटवाना शुरू कर देगा। यानी कि आपने देखा होगा कि जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो आपने ये देखा होगा कि जो दीवार है, दीवारों पर लगे हुए जो दीवारों पर जो फ्लेक्स वगैरह चिपका दिए जाते हैं या दीवारों पर जो हमारे विज्ञापन अंकित होते हैं, तो उनको क्या है, उनको जो एक तरीके से ढक दिया जाता है। तो आपने काफ़ी चीज़ें काफ़ी बार देखा भी होगा। कोई अगर कोई भी राजनीतिक दल का कोई सदस्य या राजनीतिक दल का कोई भी उम्मीदवार अगर रैली करना चाहता है, तो रैली करने से पूर्व उसको क्या है, पुलिस की अनुमति वहाँ लेनी होती है। अगला क्या है दोस्तों, ये आदर्श आचार संहिता होती क्या है, कब जो आपको पता चल गया पूरा। और ये लागू कब होती है? लागू होती है आपके चुनाव की तारीखों से। कब तक लागू रहती है? जब तक आपकी क्या हो, नतीजे आने की तारीख तक ये लागू आपकी होती है। यानी कि चुनाव की जो तारीख की घोषणा जब चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है तभी से लागू हो जाती है और जब तक नतीजे आते हैं, जब तक ये आपकी आदर्श आचार संहिता जो है लागू होती है। दोस्तों इसमें जो सारी शक्तियाँ हैं वो चुनाव आयोग के पास आ जाती हैं। चुनाव आयोग को आपने अभी हाल ही में भी देखा होगा कि चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद में काफ़ी मतलब उच्च अधिकारियों के जो आईएएस अधिकारी हैं उनके स्थानांतरण किए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के गृह सचिव
और आपने देखा बंगाल के डीजीपी इनका भी जो स्थानांतरण जो किया है, तो आपको देखा होगा कि जैसे भी आचार संहिता लागू हो जाती है तो सारी जो शक्तियाँ हैं, वो किसके हाथ में पहुँच जाती हैं? आपकी चुनाव आयोग के हाथ में पहुँच जाती है। तो दोस्तों एक छोटा-सा एक प्रयास था आपको जो हमारे दैनिक जीवन में जो चीज़ें हैं उनको समझाने के लिए इस छोटी-सी एक स्लाइड के माध्यम से आपको चीज़ों को समझाने का भरसक प्रयास किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपके इस भाई के द्वारा जो प्रयास किया गया है वो आपको काफ़ी सराहनीय भी लगा होगा और आपकी समझ में भी काफ़ी आया होगा। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।